सोनापुर नाम के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। उसके पास ना तो ज्यादा जमीन थी और ना ही बहुत पैसा, लेकिन उसके हाथों में ऐसा हुनर था कि साधारण मिट्टी भी उसके हाथों से निकलकर सुंदर घड़े, सुराही और बर्तन बन जाती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही माधव उठ जाता, अपनी मिट्टी तैयार करता और अपने पुराने चाक पर बैठ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को वो अपने बर्तनों को एक पुराने खच्चर पर लादकर गांव-गांव बेचने निकल जाता। इसी से उसके घर का खर्च चलता था। लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उसकी मेहनत दिखाई नहीं देती थी। वे हमेशा उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते रहते थे। अरे माधव, तू भी ना अजीब आदमी है। पूरी जिंदगी मिट्टी में हाथ डालकर ही निकाल देगा क्या? देख, तेरे साथ के लोग कहां पहुंच गए और तू आज भी उसी पुराने चाक के साथ बैठा है। सही कह रहा है। इतनी मेहनत करता है, फिर भी घर की हालत वही है। लगता है तेरी किस्मत ही तुझसे नाराज है। भाइयों, किस्मत का पता नहीं, लेकिन मेहनत मैंने कभी नहीं छोड़ी। आज मेरे हाथ मिट्टी से भरे हैं, तो क्या हुआ? कल यही मिट्टी मेरी पहचान बनेगी। माधव की यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा आदमी भी रहता था जो मेहनत की नहीं, सिर्फ दूसरों की मजबूरी की कीमत समझता था। उसका नाम था साहूकार धनराज। धनराज गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसकी बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे, लेकिन उसके दिल में लालच इतना था कि वो किसी गरीब की मजबूरी देखकर भी दया नहीं करता था। इस गांव में हर आदमी को कभी न कभी मेरी जरूरत पड़ती है। पैसा जिसके पास होता है, ताकत भी उसी के पास होती है। धनराज लोगों को उधार देता और फिर ऐसे हिसाब लगाता कि सामने वाला सालों तक उसका कर्ज चुकाता रहता। एक दिन माधव अपने घरे बेचकर वापस लौट रहा था। दोपहर की धूप बहुत तेज थी। रास्ते में धनराज की हवेली के बाहर एक बड़ा पेड़ था, जिसकी छांव देखकर माधव थोड़ी देर रुक गया। आज तो धूप ने हालत खराब कर दी। थोड़ी देर इस छांव में बैठ जाता हूँ, फिर घर निकलूंगा। माधव जैसे ही पेड़ के नीचे बैठा, थकान की वजह से उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद धनराज हवेली से बाहर निकला। उसने देखा कि एक गरीब कुम्हार उसके पेड़ के नीचे आराम से सो रहा है। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरी जमीन पर मेरे पेड़ के नीचे कोई बिना पूछे आराम कर रहा है। ओ माधव, उठ। ये कोई तेरे बाप की जगह नहीं है जहाँ जब मन करे आकर सो जाए। मालिक, माफ कर दीजिए, मैं बहुत थक गया था और धूप भी बहुत तेज थी। बस थोड़ी देर के लिए बैठा था, पता नहीं कब आंख लग गई। तुझे पता भी है तू कहाँ बैठा है? ये पेड़ और ये जमीन मेरी है। यहाँ बैठने से पहले इजाजत लेनी पड़ती है। मालिक, गलती हो गई, लेकिन मैंने तो सिर्फ थोड़ी देर आराम किया है। इससे आपका क्या नुकसान हो गया? नुकसान? आज तू छांव ले रहा है, कल कोई और आ जाएगा। अगर हर कोई मेरी चीजों का इस्तेमाल करने लगे तो मेरी इज्जत कहाँ रह जाएगी? मालिक, छांव तो भगवान की दी हुई चीज है। इस पर किसी का अकेले हक कैसे हो सकता है? ज्यादा ज्ञान मत दे माधव। दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। अच्छा मालिक, तो क्या आप इस पेड़ की छांव की भी कीमत लेते हैं? माधव ने ये बात ऐसे ही नहीं पूछी थी। वो धनराज की सोच को समझना चाहता था। हाँ, अगर किसी को मेरी छांव चाहिए तो उसे उसकी कीमत देनी होगी। तो बताइए मालिक, इस छांव की कीमत क्या है? धनराज मन ही मन खुश हुआ। उसे लगा कि आज वो इस गरीब कुम्हार से अच्छा पैसा निकाल सकता है। अगर हमेशा के लिए इस छांव का हक चाहिए तो मुझे 1000 चांदी के सिक्के देने होंगे। कीमत सुनकर माधव कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, एक हल्की सी मुस्कान थी। मालिक, 1000 तो बहुत ज्यादा है। मैं 500 चांदी के सिक्के दे सकता हूँ। नहीं माधव, इतना बड़ा पेड़ है, इतनी ठंडी छांव है, 1000 से एक सिक्का भी कम नहीं। ठीक है मालिक, फिर रहने दीजिए, मैं किसी और जगह बैठ जाऊंगा। माधव जाने लगा तो धनराज को लगा कि उसका सौदा हाथ से निकल जाएगा। रुक माधव, ठीक है, तेरी जिद के आगे मैं 500 में दे देता हूँ, लेकिन कल मुखिया के सामने लिखा पड़ी होगी। मंजूर है मालिक। माधव वहाँ से चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी, क्योंकि वो छांव खरीदने नहीं बल्कि धनराज के लालच को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहा था।
माधव घर तो पहुंच गया, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी। धनराज ने जिस चीज को अपनी ताकत समझा था, अब वही चीज उसकी सबसे बड़ी परेशानी बनने वाली थी। दूसरी तरफ धनराज अपनी हवेली में बैठा अपनी जीत पर खुश हो रहा था। आज तो मजा आ गया। लोग कहते थे कि धनराज किसी से हार नहीं सकता। एक गरीब कुम्हार से 500 चांदी के सिक्के निकलवा लिए, वो भी सिर्फ एक पेड़ की छांव के लिए। मालिक, सच में आपने बड़ा फायदा कर लिया। भला छांव की भी कोई कीमत होती है? यही तो मेरी समझदारी है। जहां लोग कुछ नहीं देखते, वहां मैं फायदा देख लेता हूँ। लेकिन धनराज को नहीं पता था कि माधव के मन में क्या चल रहा है। घर पहुंचते ही माधव ने अपनी पति राधा को सारी बात बताई। क्या आपने सच में पेड़ की छांव खरीद ली? हाँ राधा। लेकिन ये आपने क्या कर दिया? छांव भी कहीं खरीदी जाती है? आपने तो हमारे सारे जमा पैसे दांव पर लगा दिए। तुम चिंता मत करो, मैंने ये सौदा सोच समझकर किया है। माधव, मुझे आपकी समझदारी पर भरोसा है, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। 500 चांदी के सिक्के कोई छोटी रकम नहीं होती। इतने में तो हम कई महीनों का सामान ले सकते थे। मैं जानता हूँ राधा, लेकिन कभी कभी बड़ी जीत के लिए थोड़ा जोखिम लेना पड़ता है। लेकिन अगर इस बार गलती हो गई तो मेहनत करके दोबारा खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन उस धनराज जैसे आदमी को यह समझाना जरूरी है कि गरीब आदमी की मजबूरी उसकी कमजोरी नहीं होती। राधा ने देखा कि माधव के इरादे मजबूत हैं। उसने बिना कुछ कहे अपनी बचाई हुई पायल और कंगन निकाल लिए। ये लो, इन्हें गिरवी रखकर पैसे पूरे कर लो, लेकिन जल्दी वापस लाना। मैं वादा करता हूँ राधा, तुम्हारे गहने भी वापस आएंगे और उससे ज्यादा भी। अगले दिन माधव मुखिया के घर पहुंचा। वहां धनराज पहले से बैठा हुआ था और गांव के कुछ बड़े लोग भी मौजूद थे। आओ माधव आओ, आज पूरा गांव देखेगा कि एक कुम्हार ने मेरी छांव खरीदी है। मालिक, सौदा छोटा हो या बड़ा, सही तरीके से होना चाहिए। ठीक कहा माधव, इसलिए आज सबके सामने लिखा पड़ी होगी। मुखिया ने कागज निकाला और शर्तें लिखने लगा। लिखा जाए कि धनराज अपनी हवेली के बाहर वाले बरगद के पेड़ की छांव माधव कुमार को 500 चांदी के सिक्कों में बेच रहे हैं। इतना सुनकर धनराज खुशी से मुस्कुराया। और इसमें यह भी लिखा जाएगा कि जिस जगह तक इस पेड़ की छांव जाएगी, वहां तक माधव का अधिकार होगा। हाँ हाँ, लिख दीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं। धनराज ने जल्दी जल्दी दस्तखत कर दिए। माधव ने भी अपना अंगूठा लगा दिया। अब ये सौदा पूरा हुआ। माधव ने 500 चांदी के सिक्कों की थैली धनराज को पकड़ा दी। धन्यवाद माधव, तुमने मुझे अच्छा सौदा दिया। मालिक, फायदा किसका हुआ ये तो समय बताएगा। धनराज ने माधव की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि वो जीत चुका है। अगले दिन से माधव अपनी नई खरीदी हुई छांव का इस्तेमाल करने पहुंच गया। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। वो अपनी चाक, मिट्टी और अपना खच्चर भी साथ लेकर आया। अरे माधव, ये सब क्या लेकर आ गया? मालिक, अपनी छांव में आराम करने आया हूँ। आराम? तो ये चाक और मिट्टी क्यों लाई है? मालिक, छांव मेरी है। मैं यहाँ बैठूं, काम करूं या अपना सामान रखूं, इसमें दिक्कत कैसी? मैंने तुम्हें सिर्फ छांव दी थी, पूरी जगह नहीं। लेकिन मालिक, कागज में तो लिखा है कि जहाँ तक छांव जाएगी वहाँ तक मेरा अधिकार होगा। धनराज पहली बार चुप हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी अपनी शर्त उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए रहने देता हूँ। लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा, पेड़ की छांव धीरे धीरे धनराज की हवेली की तरफ बढ़ने लगी। ये क्या कर रहा है तू? मालिक, मैं तो बस अपनी संपत्ति के पीछे चल रहा हूँ। धनराज का चेहरा उतर गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसने माधव को कम समझकर गलती कर दी है। धीरे धीरे बरगद की छांव धनराज की हवेली के आंगन तक पहुंच गई। माधव अपनी चाक, मिट्टी और खच्चर के साथ उसी छांव के पीछे पीछे चलता हुआ हवेली के अंदर तक पहुंच गया। माधव, ये क्या कर रहा है तू? मेरी हवेली के अंदर आकर अपनी चाक लगा रहा है। मालिक, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो बस अपनी खरीदी हुई छांव के साथ चल रहा हूँ। आपने ही तो कहा था कि जहाँ तक छांव जाएगी वहाँ तक मेरा अधिकार होगा। अरे लेकिन मैंने ये थोड़ी कहा था
कि तू मेरी हवेली में आकर बैठ जाएगा। मालिक, आपने भी तो ये नहीं कहा था कि छांव हवेली के पास आकर रुक जाएगी। धनराज के पास कोई जवाब नहीं था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने गुस्से और लालच में आकर बिना सोचे समझे सौदा कर लिया। सुनते हो जी, ये कुम्हार हमारे आंगन में बैठा है और ऊपर से इसकी चाक की आवाज पूरे घर में गूंज रही है। कुछ कीजिए इसे। मुझे पता है, तुम चुप रहो। लेकिन आप ही तो कहते थे कि धनराज के सामने कोई नहीं टिक सकता। अब एक कुम्हार ने आपकी हवेली में डेरा डाल दिया है। ये बात धनराज के दिल में तीर की तरह लगी। उसे अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी। माधव, बहुत हो गया। अपनी चाक उठाकर यहाँ से चला जा। मालिक, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो समझौते के हिसाब से आपको मुझे जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना? किस बात का जुर्माना? मेरे अधिकार में दखल देने का। कागज में साफ लिखा है कि अगर कोई मेरी छांव के इस्तेमाल को रोकेगा तो उसे हर्जाना देना होगा। धनराज गुस्से से कांपने लगा। उसने कागज मंगवाया और पढ़ना शुरू किया। ये तो सच में लिखा है। मालिक, बड़े सौदे करते समय छोटी बातें भी देखनी चाहिए। धनराज को अब अपनी गलती समझ आने लगी, लेकिन उसका घमंड अभी भी टूटने को तैयार नहीं था। ठीक है माधव, तू आज जीत गया, लेकिन हमेशा नहीं जीत पाएगा। मालिक, मैं जीतने नहीं आया था, मैं तो बस अपना हक लेने आया था।